दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर है, नीतीश कुमार का हल्ला बोले कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे प्रशांत किशोर, बीजेपी के लिए कर रहे काम। ये आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में लगातार बयानबाजी जारी है। अब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के पद का ऑफर दिए जाने वाली बात पर कहा कि ये पूरे तरीके से गलत है, मैंने उन्हें कोई भी ऑफर नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 5 साल पहले जेडीयू का कांग्रेस में मर्ज करने का सुझाव दिया था, जिसे हमने ठुकरा दिया था। प्रशांत किशोर तो खुद मिलने आए थे, हमारे साथ रहते थे, वो क्या क्या बोल रहे हैं अब उसका कोई भी मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, निजी सचिव से की पूछताछ, नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। ये आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव से पूछताछ की है। उनके सचिव से ये पूछताछ नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले को लेकर की गई है। सीबीआई लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए इस कथित घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि संजय यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शनिवार को उनसे पूछताछ की गई। संजय यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं। संजय यादव से सीबीआई ने यह पूछताछ ऐसे वक्त में की है जब एक दिन पहले ही उसने इस मामले में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी तथा बहन मीसा भारती को नामजद किया है। और ये बड़ी खबर, सीबीआई की चार्जशीट पर जमकर भड़के तेजस्वी यादव, बोले हारती है तो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि सीबीआई के इस कार्रवाई के बाद अब जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उनके घर पर दस्तक देगी और परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जब बीजेपी को लगा कि वो बिहार में महागठबंधन को नहीं हरा सकेगी तो इसीलिए उसने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को आगे किया है ताकि वो महागठबंधन पर शिकंजा कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर करना एक प्रक्रिया है। मुझे पता है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद अब ईडी भी आएगी, तहकीकात करेगी और चार्जशीट दायर करेगी। बीजेपी को लगता है कि वो महागठबंधन को नहीं हरा पाएगी, इसीलिए वो सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में लगा दी वादों की झड़ी, नौकरी और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल पूरे तरीके से मिशन गुजरात पर जुटे हुए हैं। उन्होंने शनिवार को वादा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो गुजरात में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। दाहोद शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने राज्यों के 18,000 गाँव में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य का वार्षिक बजट 2,50,000 करोड़ रुपए है और फिर भी स्कूल स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब स्थिति में है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जनता के पैसे का गबन कर रहे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो एक एक पैसा वसूल किया जाएगा और उसका इस्तेमाल अच्छे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा। गुजरात में बेरोजगारी का जिक्र करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जबकि पंजाब में 6 महीने में आम आदमी पार्टी सरकार ने 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो 10 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे, यानी 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हिंदू कार्ड खेलते हुए केजरीवाल ने गुजरात से अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का वादा किया ताकि राम मंदिर जाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति सरकार के खर्च पर यात्रा कर सके। किसानों के लिए उन्होंने एमएसपी पर 5 फसलों गेहूं, चावल, चना, कपास और मूंगफली की खरीद का वादा किया। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्री की शपथ पर टिप्पणी करने से परहेज किया, जिसमें कथित तौर पर एक धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं की निंदा की गई थी। तिरंगा यात्रा के लिए वडोदरा पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा समर्थकों के बीच में तनाव देखा गया। दोनों पक्षों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई और बहुत कोशिश के बाद पुलिस दोनों पक्षों के समर्थकों को तितर बितर करने में सफल रही।
और ये बड़ी खबर, यात्रा ने किसी को बनाया प्रधानमंत्री तो कोई बना मुख्यमंत्री। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी कर सकेंगे कमाल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आज 32वां दिन है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा से असली राहुल गांधी निकलकर सामने आए हैं। पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोग कहते हैं कि नए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई नई राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे, यही असली राहुल गांधी हैं। कांग्रेस नेता भले ही इस तरीके के दावे करें, लेकिन क्या सच में भारत भ्रमण से राहुल गांधी को कोई फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि इतिहास गवाह है कि ज्यादातर पदयात्राओं ने नेताओं की किस्मत बदल दी है और उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया। तकरीबन 4 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर भारत यात्रा पर निकले थे। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी भी भारत यात्रा पर निकले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस इस बार इतिहास रचेगी। आपका क्या मानना है, क्या कांग्रेस को बूस्टर डोज मिलेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 17 अक्टूबर को बेल्लारी में वोट डालेंगे राहुल गांधी, की गई बड़ी व्यवस्था। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। दरअसल बेल्लारी में जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कैंप लगेगा, वहीं चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के करीब 40 यात्री वोट डालेंगे। पार्टी के अध्यक्ष के पद के चुनाव में मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। इसी क्रम में कांग्रेस के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वो पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करेंगे। उदयपुर घोषणा पत्र कई प्रस्तावों का संकलन है। इसे मई महीने में राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में अंगीकार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रचार करने आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श में विश्वास करते हैं। राज्यसभा सदस्य तथा 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे कारोबारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर, रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो नियंत्रण उनके ही पास होगा। शनिवार को उम्मीदवारों के पास में अपना नामांकन वापस लेने का अंतिम मौका था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों में से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। अब इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना निश्चित है। 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोलर और प्रॉक्सी हो जाएंगे। इससे जुड़े सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि मैं रिमोट कंट्रोल हूं और पर्दे के पीछे काम करता हूं। वे कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो सोनिया गांधी कहेंगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल जैसी कोई भी चीज नहीं है। लोग साथ मिलकर फैसले लेते हैं। ये आपकी सोच है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं रिमोट कंट्रोल की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। और ये बड़ी खबर, गुजरात के कई शहरों में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के विवादित पोस्टर, लिखा हिंदू विरोधी केजरीवाल वापस जाओ। ये आपको बता दें कि गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के ऐसे कई पोस्टर और बैनर प्रमुख शहरों में लगाए गए हैं जिनमें उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया है। इस पोस्टर बैनर में उन्हें दूसरे समुदाय की टोपी पहने हुए दिखाया गया है। इस बैनर पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीरों के साथ लिखा गया है कि मैं हिंदू धर्म को एक पागलपन मानता हूं। कुछ अन्य बैनर्स में हिंदू विरोधी केजरीवाल वापस जाओ के नारे लिखे हुए हैं। कुछ में लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। ये बैनर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा शहरों में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के एक कार्यक्रम में शामिल होने से विवाद खड़ा हो गया था। इसमें वे कथित तौर पर भगवान को न मानने की शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री की आलोचना की और उन पर देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया तथा केजरीवाल से उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग की।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी के गढ़ गुजरात में जमकर गरजे केजरीवाल, बोले कंस की औलादों का नाश करने आया हूं। ये आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले राजनीति बेहद गर्म है। नेताओं और पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की वडोदरा में तिरंगा यात्रा में जय श्री राम के जमकर नारे लगे। इससे पहले वडोदरा की सड़कों पर केजरीवाल गो बैक के बैनर लगे। इसके अलावा राजकोट में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताए जाने वाले पोस्टर लगे। इन पोस्टरों पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और भगवान ने कंस के वंशजों को खत्म करने का उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मुझसे नफरत में इन लोगों ने भगवान का अपमान किया है। ये कंस की औलादें हैं जो भगवान का इस तरीके से अपमान करते हैं। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे भगवान ने एक विशेष काम के लिए भेजा है। इन कंस की औलादों का नाश करके जनता को इनसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। उन्होंने कहा कि सारी राक्षसी शक्तियां मेरे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। आप केजरीवाल से चाहे नफरत कर लो, लेकिन अगर भगवान के खिलाफ अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, बिना गठबंधन भाजपा भी नहीं बना सकती सरकार, ओपी राजभर का बड़ा ऐलान, बोले सुभाषपा के कारण कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला। ये आपको बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर शनिवार को सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचे। राजभर ने कहा कि देश में बिना गठबंधन किए हुए कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा। उन्होंने कहा कि अब देश और प्रदेश में भाजपा हो या फिर कोई और भी दल हो, अकेले सरकार नहीं बना पाएगा। उन्होंने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की धरती पर जहां उनकी पार्टी सुभाषपा खड़ी थी, वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला था और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें तलाक दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ रामपुर सपा के गढ़ थे, लेकिन ये दोनों गढ़ गायब हो गए। अखिलेश यादव अपने ही गढ़ में गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने कहा कि मैनपुरी किसी का गढ़ नहीं है। यदि गढ़ होता तो मैनपुरी की 2 सीटों पर भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती। मैनपुरी में पहले गुंडई होती थी, कश्यप समाज की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, इसीलिए भाजपा ने सपा को हराकर यहां पर चुनाव जीत लिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी और आरएसएस ने नहीं लड़ी आजादी की लड़ाई, सावरकर को मिला अंग्रेजों से वजीफा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। अपने ताजा बयान में राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू ने देश आजाद कराया, पर मेरी सोच कहती है कि आरएसएस और सावरकर आजादी की लड़ाई में कहीं पर भी नहीं थे। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा विचार है कि इससे कहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाला शख्स कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाले किस समुदाय से आते हैं, पर सच्चाई यह है कि नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। इसीलिए हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, 144 सीटों के लिए 40 रैलियां, पीएम मोदी के सहारे बीजेपी ने बनाया बड़ी जीत का प्लान, मंत्रियों को भी खास जिम्मेदारी। यह आपको बता दें कि बीजेपी ने वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी उन 144 लोकसभा सीटों पर खास फोकस कर रही है जिसे वो 2019 के चुनाव में जीत नहीं सकी थी। भगवा दल अब इन सीटों को भी अपने पाले में करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 40 रैलियां कराने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन 144 लोकसभा सीटों को 40 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। इनमें से चुनावी राज्यों में पड़ने वाली सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली पहले होगी। पीएम मोदी जहां पर प्रत्येक क्लस्टर में एक रैली संबोधित करेंगे, वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री बाकी की लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं को विधानसभा स्तर पर जनसंपर्क गतिविधियां चलाने और असंतोष के मुद्दों को आंतरिक रूप से संबोधित करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा संकल्प, रोजाना दंडवत प्रणाम करते जाएंगे मंदिर। यह आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। एक तरफ डॉक्टरों की टीम दवाओं से उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ उनके लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। सपा कार्यकर्ता जगह जगह उनके लिए पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्यार यूपी के अलग अलग जगहों पर
देखने को भी मिल रहा है। शनिवार को वाराणसी में एक सपा कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह यादव के लिए अनोखा संकल्प ले लिया है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए सपा कार्यकर्ता अजय फौजी ने अपने घर से भगवान शंकर और माता चौरा माई के मंदिर तक दंडवत शुरू कर दिया है। अजय फौजी तीखी धूप में करीब 2 किलोमीटर तक की यात्रा जमीन पर लेटते हुए पूरी करेंगे। अजय फौजी ने यह भी कहा कि नेताजी के स्वस्थ होने पर वो रोजाना इसी तरीके से मंदिर जाएंगे। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो क्या गांधी परिवार के रबर स्टांप होंगे? सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले। ये आपको बता दें कि देश में सभी दल 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख की रेस में फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हैं। इस चुनाव में खास बात यह है कि काफी अरसे के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलने वाला है। सी वोटर के इस सर्वे में सवाल किया गया है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो क्या गांधी परिवार के रबर स्टांप रहेंगे? इस सवाल के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में 60% लोगों ने कहा कि हां, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो वे गांधी परिवार के रबर स्टांप रहेंगे। तो वहीं 40% लोगों का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के रबर स्टांप नहीं रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे रबर स्टांप रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? लोगों ने दिया चौंकाने वाला जवाब। यह आपको बता दें कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की वकालत कुछ नेता लगातार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को सभी सामाजिक मुद्दों पर समान रूप से व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए, जिसके बाद से देश का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। इस बार सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। इस पर 77% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं 23% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।